गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मॉडरेट। देखो, आपने दो दल के बारे में या दो विचारधाराओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक है मॉडरेट नरम दल और दूसरा है न्यू नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम लोग गरम दल बोलते हैं। लेकिन इन दोनों विचारधाराओं को समझने से पहले हमें उस संस्था के बारे में जान लेना जरूरी है जिसमें ये दोनों विचारधाराएं पनपी, और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1858 में हम जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन या ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए। लेकिन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कुछ नरम हो गया और वो अपने मूल काम, जो यहाँ से धन को ले जाने का काम था भारत से बाहर, उसमें वो लोग लगे रहे। धीरे धीरे लोगों में चेतना आने लगी, वो समझने लगे, और रेलवे ने एक काम आसान कर दिया कि भारत के जो सुदूर प्रदेश थे वो आपस में धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। ब्रिटिश के जो वॉइसरॉय थे वो अपनी नीतियों पे अडिग रहे। लॉर्ड लिटन, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया, यानी कि स्थानीय भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी भाषा को उन्होंने स्थापित कर दिया। इसके अलावा स्टैच्यूटरी सिविल सर्विसेज लग गई, आर्म्स एक्ट लग गए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने एक इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसमें जो यूरोपियन अपराधी हैं उनको भारतीय जजों के द्वारा सुनने का अधिकार या न्याय देने का अधिकार दिया गया, तो उस बात पे यूरोपियंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और अल्टीमेटली उन्होंने जो इल्बर्ट बिल की मूल धारा थी उसको एक तरह से समाप्त कर दिया। तो इन सारी बातों से भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त होने लगी। उसी समय एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन रखा। वो उसका पहला सेशन पुणे में करना चाहते थे, लेकिन पुणे में प्लेग था और इसके परिणाम स्वरूप ये जो अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ। और इसमें एक परिवर्तन हुआ कि इंडियन नेशनल यूनियन में यूनियन की जगह कांग्रेस शब्द ऐड कर दिया गया और यूनियन शब्द निकाल दिया गया। इस तरीके से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई और 1885 से लेकर 1947 तक, लगभग 62 वर्षों तक ये संस्था एक मुखर संस्था रही और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। या अगर हम ये कहें कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें स्वतंत्र होने के लिए एक प्रशस्त मार्ग दिया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन 1885 से 1947 तक लगभग 3 प्रकार की विचारधाराएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रही। इसमें जो सबसे पहली विचारधारा या जो संस्थापकों की विचारधारा थी वो है मॉडरेट, जो 1885 से लेकर 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर अपना कंट्रोल या नियंत्रण बनाए रखे। उसके बाद 1905 के बाद ये दल धीरे धीरे विचारधारा एक गर्म भी पनपने लगी। 1907 में सूरत स्प्लिट भी हुआ और 1920 तक आते आते जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो थोड़ी सी गर्म दृष्टिकोण की हो गई। और 1920 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो गांधीयन एरा कहलाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महात्मा गांधी ने डोमिनेट एक तरह से किया था और उन्होंने अलग अलग उसमें आंदोलन भी चलाए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ये शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक गया और बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट तक ये चीज़ आ गई। तो आज हम सबसे पहले मॉडरेट्स के बारे में जानेंगे कि मॉडरेट्स क्या थे, उनकी डिमांड क्या थी और उनका क्रिटिसिज्म।
मॉडरेट्स जो थे, जो नरमवादी थे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे डब्ल्यू सी बनर्जी, ये 1885 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष, A.C. मजूमदार, रास बिहारी घोष, S.N. बनर्जी, R.C. दत्ता, ये सारे के सारे लोग जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के लोग, प्रमुख लोग हैं। इसके अलावा दादा भाई नारोजी, M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, के तलंग और बी बदरुद्दीन तैयबजी, ये सारे लोग बॉम्बे के थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। इसके अलावा R.R. नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये लोग मद्रास प्रेसिडेंसी के थे। और A.O. ह्यूम और W. वेडनबर्ग और हेनरी कॉटन, ये लोग ब्रिटेन के थे। तो आप ये देखते हैं कि भारत में जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, उनके जो लोग थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा या महती भूमिका निभाई। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये मॉडरेट्स की विचारधारा क्या थी, और ये विचारधारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी, उनके जो अध्यक्षीय उद्घोषणा था उसमें ये जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑब्जेक्ट या ध्येय है, वो है देशवासियों के मध्य मित्रता और व्यक्तिगत सौहार्द को बढ़ावा देना। यानी कि जो पूरा भारत फैला हुआ है, उसके जो लोग हैं वो आपस में मित्र बने और आपसी सौहार्द उनमें बढ़े। ये पहला पॉइंट था। दूसरा था कि नस्ल, पंथ या प्रांतों से संबंधित सभी संभावित पक्षपातों को दूर किया जाए। कास्ट, क्रीड या जो प्रोविंशियल डिफरेंसेस हैं, उन सबको इरेडिकेट किया जाए। तीसरा था राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को सुदृढ़ करना, कि भारत एक है। नेशनलिज्म की जो एक आग है, वो जलाने का प्रयास नरम दल वाले या मॉडरेट, उनकी पॉलिसी जो W.C. बनर्जी के कथन से सामने आती है। और उन्होंने चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि इस वर्तमान परिस्थिति में जो गंभीर समस्याएं हैं, उनमें शिक्षित वर्ग के विचारों को प्रमुखता से आगे लाना, कि भारत का जो एजुकेटेड मास है, जो शिक्षित वर्ग है, वो इसके बारे में क्या सोचता है। जहां तक मॉडरेट्स की बात है, दे वेर स्टॉन्च बिलीवर ऑफ लिबरलिज्म, वो उदारवादिता के बहुत बड़े पक्षदार थे। अच्छा, इनमें से अधिकांश जो थे वो संपन्न मध्य वर्गीय थे। उसमें कुछ बुद्धिजीवी थे, कानूनविद थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर, साहित्यकार और जर्नलिस्ट, यानी कि पढ़ा लिखा तबका था और बुद्धिजीवी थे। इनमें से अधिकांश लोग शहरी पृष्ठभूमि से थे, और इनका सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये था कि जो आम जनता है, उनसे उनका जुड़ाव नहीं था। और अभी भी भारत में उस समय तक आम जनता बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि नहीं रखती थी, लेकिन वो अपने ऊपर ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को महसूस जरूर कर रही थी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ब्रिटेन के इतिहास और उसकी जो संस्कृति थी, उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि इन सबको जो शिक्षा मिली थी वो वेस्टर्न एजुकेशन या पश्चिमी शिक्षा मिली थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये ब्रिटेन की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इनका ये मानना था कि ब्रिटेन का भारत के साथ जो जुड़ाव है वो भारत का भाग्य है, यानी कि भारत आगे अगर तरक्की कर सकता है तो उसमें ब्रिटेन का भारत के साथ होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये ब्रिटिश सरकार को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते थे, बल्कि अपना मित्र मानते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये अंग्रेजों से आशा करते थे कि चाहे आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो,
और सामाजिक, ये किसी भी प्रकार का पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो भारत का मार्गदर्शन करें, यानी कि भारत को रास्ता दिखाएं और प्रतिनिधि सरकार को स्थापित करके भारत को प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करें। तो ये इन लोगों की थॉट्स थे, इनके विचार थे और उनके विचारों में ब्रिटिश सरकार उनकी मददगार होनी थी। लेकिन इनको कुछ फ्रस्ट्रेशंस भी थे, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ शिकायतें भी थी और वो दो तरीके की शिकायतें थी। सबसे पहली शिकायत थी सरकार की लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी मामले को बहुत आसानी से करके नहीं देती थी। वो टालम टोल की जो पॉलिसी है उसको अपनाए रहती थी कि अगर जितनी लंबी वो समस्या खिंच जाए उसमें वो ब्रिटिशर्स विश्वास रखते थे। और दूसरा जो मॉडरेट चाहते थे कि जो प्रशासन है भारत का उसमें शक्तिशाली और प्रभावशाली पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भारतीयों को उन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता था। तो ये कुछ विचार थे जो मॉडरेट्स के थे ब्रिटेन के प्रति, या वो इस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कि संवैधानिक तरीके से वो भारत को ब्रिटेन में और आगे ले जाना चाहते थे। और ये 3 P की बात करते थे, यानी कि पिटीशन, अगर कोई खराब चीज हो रही है तो याचिका डालें, प्रार्थना करें और फिर प्रोटेस्ट करें। तो पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, इन 3 P पर इनकी सारी जो रणनीति थी वो टिकी हुई थी। अब सबसे पहले दूसरे नंबर पे हम आते हैं इसकी डिमांड्स पे। मॉडरेट्स क्या क्या मांग करते थे? सबसे पहले वो ये कहते थे कि जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल है, वॉइसरॉय का कार्य परिषद है, या गवर्नर की जो कार्य परिषद है, उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को और बढ़ावा मिलना चाहिए, जो ना के बराबर है, क्योंकि वो ये कहते थे कि भारत भारतीयों का है, तो इसलिए भारत का प्रतिनिधित्व इन सारी परिषदों में ज्यादा होना आवश्यक है। दूसरा, ये सिविल सर्विसेज को लेके बात करते थे, क्योंकि अधिकांशतः पढ़े लिखे थे। ये कहते थे कि सिविल सेवा में भारतीयों को अधिक अवसर मिलना चाहिए, और इसमें इनकी 2 मांगें थी। पहली मांग थी कि लंदन के साथ साथ भारत में भी ICS की परीक्षा हो, और दूसरा, उम्र सीमा को कम करने का भी ये विरोध कर रहे थे। यहां पर आपको ध्यान होगा कि लॉर्ड लिटन ने जो ICS की सीमा थी आयु की, वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष तक कर दी थी। अब इसके अलावा ये एक चीज और ये कहते थे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। वो ये कहते थे कि जो रेड टेपिज्म है, जो लाल फीताशाही है, या काम में जो देरी होती है, उसका कारण ही यही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिली हुई हैं। जब ये दोनों काम अलग हो जाएंगे तो सारे काम ज्यादा तेजी के साथ होने लगेंगे। इसके अलावा इनका एक पॉइंट और था कि 1878 में जो आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, उसको ये समाप्त करने के लिए बात करते थे कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि भेदभाव एक तरह से समाप्त हो जाए। इसके बाद ये एक पॉइंट और कहते थे कि भारतीय मामलों के परीक्षण के लिए इस समय जो भारत में स्थिति चल रही है, उसके लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। और इसके साथ इनकी शर्त ये थी कि उस रॉयल कमीशन में जो पर्याप्त भारतीय हैं उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय ही बता सकते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं। इसके अलावा ये निर्वाचन की भी बात करते थे। ये कहते थे कि जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधायिका है, या प्रांतीय विधायिका परिषद हैं, उनमें
निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए और जो गैर आधिकारिक सदस्य हैं उनको जो है आगे ले जाना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इन लेजिस्लेटिव काउंसिल से कम हो। और इसी से जुड़ा हुआ फिर ये कहते थे कि निर्वाचन को प्रारंभ करना चाहिए, इलेक्शन। वो कहे तभी जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ेंगे। इसके अलावा ये प्रेस और बोलने पर जो प्रतिबंध थे उनसे भी मुक्ति की आशा करते थे कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शंस है भारतीयों पर ये हटाया जाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि अगर हम इनकी पॉलिटिकल या लेजिस्लेटिव मांगों को देखें तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। ये चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, पर ये कहते थे कि भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात को सुने, मतलब नरमी से हमारे सारे काम पूरे हो जाएं। इकोनॉमिकली इन लोगों ने बहुत कुछ किया भी और बहुत करा भी। आर्थिक रूप से सबसे पहले ये कहते थे कि धन निकास, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उसमें कमी होनी चाहिए। और विशेषकर एक चार्जेस हुआ करते थे, होम चार्जेस। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, इसके बारे में कुछ लोगों ने बहुत लिखा और बिल्कुल तार्किक रूप से लिखा। इनमें सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नारोजी का, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निष्कासन की जो पॉलिसी उसके बारे में बताया था। उसके बाद एक नाम है आरसी दत्ता, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखकर यह बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन भारत के धन को बाहर ले जा रहा है। और उसके बाद एक और राइटर हुए हैं रजनी पाम दत्त, जिन्होंने इंडिया टुडे लिखी है और ये एक तरह से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थी। लेकिन ये आरसी दत्ता, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, वो होम चार्जेस के बारे में बताते हैं। होम चार्जेस एक तरह से वार्षिक पेमेंट होता था, एनुअल पेमेंट होता था, जो ब्रिटेन में जाता था। सबसे पहली चीज सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये ब्रिटेन में बैठता था, उसके वहाँ पर जो पूरा स्टाफ था उसकी सारी सैलरी जो है वो भारत से जाती थी, तो ये सैलरी का सारा खर्चा होता था। इसके बाद पेंशन्स। अब तक जितने भी ब्रिटिश के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने भारत में काम किया था, जब ये रिटायर होके वापस चले गए तो इनकी पेंशनें बनाई गई और वो सारी की सारी पेंशन भारतीय एक्सचेकर से वहां पर जाती थी। उसके बाद ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कर्जा कर रखा था, यानी कि भारत कर्जे में दबा हुआ था और उसका इंटरेस्ट होता था, और उसकी जो ब्याज है वो भी एनुअली होम चार्ज के रूप में ब्रिटेन में जाती थी। इसके अलावा मिलिट्री का या सैन्य का जितना भी सामान खरीदा जाता था वो सारा का सारा खर्चा भारतीयों के ऊपर था। तो आरसी दत्ता ये कहते हैं कि भारत का जितना भी एक एक्सचेकर बनता था उसमें 1/4 भाग, 1/4 होम चार्जेस के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था। तो मॉडरेट ये कहने लगे कि भाई होम चार्जेस में भी कमी करनी चाहिए, और इसके लिए ये दो चीजें कहते थे। पहला तो ये कहता था कि सेना पर खर्च घटाना चाहिए, क्योंकि सेना कर ब्रिटेन की सेना है, इतना बड़ी सेना हो गई है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। बाद में आप देखते हैं एक पंचदे इंसिडेंट हुआ और एक तरह से रशिया के साथ ब्रिटेन का युद्ध होते होते बचा, तो ब्रिटेन ने अपनी सेना बहुत बढ़ा दी, लेकिन वो सेना का सारा खर्चा, वो सेना काम कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उसका सारा खर्चा जो है वो भारतीय एक्सचेकर को बियर करना पड़ रहा है।
इसके बाद इन्होंने एक मांग ये भी रखी थी कि अगर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको कर भी नहीं देना चाहिए। कर अगर आपको चाहिए तो आपको हमें प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, ये भी मांग रखी थी। इसके बाद वो कहते थे कि भारत में आधुनिक पूंजीवादी उद्योगों का विकास होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जितने भी इंडिजिनस उद्योग थे उन सबको धीरे धीरे समाप्त कर दिया था, ताकि भारत केवल ब्रिटेन का एक बाजार बन के रह जाए। तो मॉडरेट्स कहते थे कि ऐसे जो उद्योग हैं, पूंजीवादी उद्योग, उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए और सरकार को उसकी सहायता करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहते थे, जैसे रेलवे हैं, बागान जो प्लांटेशंस होते थे और जो उद्योग होते थे, तो उसमें आयातित पूंजी यानी कि जो इंपोर्टेड कैपिटल थी, ये उसका विरोध करते थे कि रेलवे का अगर ठेका दिया गया तो बाहर के लोग को दे दिया गया, वो आया, उसने अपनी पूंजी लगाई और यहां से कमाई करके वो वापस चला गया। भारतीयों को उस आर्थिक रूप से उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा ये एक बात और कहते थे, और वो कहते थे कि नमक कर जो है वो समाप्त करना चाहिए। उसके बाद इनकी एक मांग ये थी कि सेना में ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि भारत में उस समय तक सूबेदार पद से ऊपर कोई भी नियुक्ति नहीं दी जाती थी। इसके अलावा ये एजुकेशन पे खर्च की बात भी करते थे कि शिक्षा पर खर्च करना चाहिए और अधिक खर्चा तकनीकी शिक्षा पर करना चाहिए, ताकि भारतवासी स्वावलंबी बन सके। इसके अलावा ये अनुचित शुल्क और उत्पाद शुल्क, इनको भी समाप्त करने के पक्ष में थे कि जो शुल्क गलत तरीके से लग रहे हैं वो समाप्त होने चाहिए। इसके अलावा इनकी मांगों में ये भी था कि भू राजस्व में रियायत देनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है, या बाद में जो परमानेंट सेटलमेंट पूरे में फैला, उसके बाद रैयतवारी, महलवारी, इसमें बहुत बुरी तरीके से भू राजस्व को बढ़ा के किसानों को परेशान कर रही थी। तो मॉडरेट चाहते थे कि भू राजस्व कम हो। इसके अलावा वो कहते थे कि कृषि बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। इसका कारण वो ये बताते थे कि जब किसान ज्यादा भू राजस्व देता है तो उसे अपनी भूमि बचाने के लिए महाजनों से कर लेना पड़ता है, और वो एक दूसरे जाल में फंस जाता है मनी लेंडर्स के, महाजनों के। अगर कृषि बैंक स्थापित हो जाएंगे तो वो बैंक से लोन लेगा और इतनी बुरी तरीके से ब्याज के चक्कर में नहीं आएगा। उसके बाद एक उनकी मांग थी सिंचाई व्यवस्था बढ़ाना, और इसमें कोई गलत नहीं है। लॉर्ड लिटन के सामने आपने देखा कि एक महाअकाल पड़ा था, जिसको मद्रास अकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, लोगों को अपना सब कुछ बेचना पड़ा था। तो ये कारण क्या था कि उस समय जो मद्रास रीजन है उसमें बारिश नहीं हुई थी। तो अगर अच्छी सुदृढ़ सिंचाई की व्यवस्था होगी तो अकाल का प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। इवन जो फेमीन्स के लिए या अकाल के लिए, दुर्भिक्ष के लिए एक कमीशन बना था, स्ट्रेची कमीशन, उसने भी इस बात को कहा था। और उसके बाद वो साथ साथ ये भी कहते थे कि जो फॉरेस्ट्री के नियम हैं इनमें भी परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो जहां तक हम देखते हैं कि मॉडरेट्स की जो मांगे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप इससे ज्यादा कुछ मांग भी नहीं सकते। उन्होंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को छू लिया था जो जो उन्हें चाहिए था। अब इनका क्रिटिसाइज होता है क्योंकि मॉडरेट या जो गरम दल था, तभी वहां पर कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आने लगे जिनका ये मानना था कि हम अगर ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा,
हमें विरोध करना चाहिए और अपनी चीजों को छीनना चाहिए। तो उनसे ये जो नरम दल वाले थे, इनके विचार थोड़े अलग थे। अब इनके ऊपर आरोप क्या लगते हैं? सबसे पहला आरोप लगता है पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का, यानी कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं। ये कटोरा लेके ब्रिटिश सरकार से कि साहब हमें ये दे दो, ये दे दो, ये सारी मांगे मांगते हैं और इनको कुछ मिलता नहीं है। लाला लाजपत राय, जो बहुत महत्वपूर्ण गरम दल के नेता हुए, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में लिखा था और वो कहते थे कि ये जो मॉडरेट्स का या जो नरम दल का समय है 1885 से 1905, ये कहते थे कि ये अवसरवादिता का सर्वश्रेष्ठ समय था। इसने विश्वासघातियों और पाखंडियों के लिए अवसर का मार्ग प्रशस्त किया। और इन्होंने तो यहां तक लिखा कि कुछ लोगों ने देशभक्ति के नाम पर व्यापार किया। तो इस तरीके से ये जो गरम दल वाले थे, ये इनके ऊपर आरोप लगाते थे। तीसरी चीज थी कि नेचुरली जो ये डिमांड है वो ये नरम तरीके से मांगते थे। तो उस नरमी के व्यवहार को जो और युवा आ रहे थे या कुछ ऐसे लोग थे जो समझते थे कि ब्रिटेन हमारे लिए कुछ करके नहीं दे सकता और उनकी सोच थोड़ी उग्र थी, उनको ये नरमी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा इनके ऊपर मुकुट की वफादारी का भी आरोप लग रहा था कि भाई ये तो ब्रिटिश सरकार के प्रति अगर वफादार हैं तो ये भारतीयों के लिए क्या करेंगे। इसमें एक विपिन चंद्रा भी हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया लिखी है और वो ये कहते हैं कि ये अशिक्षित जनता की काबिलियत पर विश्वास नहीं करते थे, या आप दूसरी तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो मासेस हैं या जो जन समूह है उससे ये थोड़े से कटे हुए थे। तो बहुत सारे आरोप इन पे लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके योगदान को हम कम करके नहीं मान सकते। पहली चीज तो ये है कि ये लोग जो थे, ये जो मॉडरेट्स थे, ये भारतीय समाज के उस समय सबसे प्रगतिशील तत्व थे और ये सच्चे देशभक्त थे। ये भारत को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट था, जैसे एक बार गोखले साहब ने कहा कि फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर, सबसे पहले आप उस योग बने तब आप किसी इच्छा को रखें। दूसरा, हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ये समाज सुधारक थे, समाज के लिए ये कार्य करना चाहते थे, आधुनिक शिक्षा को ये बढ़ावा देना चाहते थे, उद्योगों को बढ़ाना देना चाहते थे और ये आर्थिक विकास की बात करते थे और इन सारे क्षेत्रों में ये भारत की चहुमुखी प्रगति और आधुनिकीकरण में विश्वास रखते थे। इनके समय में कुछ काम भी हुए, जैसे सबसे पहला काम हुआ कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1886 में एटचीसन। जैसे इन्होंने सिविल सर्विसेज की बात की थी ना कि भारतीयों को अधिक अवसर मिलना चाहिए, असल में लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वो ये चाहता था कि भारतीयों के लिए आईसीएस का द्वार बंद हो जाए और इसके लिए इसने एक नई स्कीम निकाली जिसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस। इसमें जो महत्वपूर्ण पद नहीं होते थे उन पे भारतीयों की नियुक्ति की बात की गई कि जो भारत के सभ्य और ऐसे परिवार हैं उनके लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया जाए और इनका वेतन भी जो आईसीएस अधिकारी होते थे उनका 2/3 होता था और ऐसे लोग भी केवल 1/6 उसमें शामिल के लिए जाते थे। और इसके अलावा लॉर्ड लिटन जब इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया कि आईसीएस भारतीयों के लिए बंद हो जाए, तो उसने आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो ये जो एटचीसन कमीशन बना, इसने सबसे पहली चीज ये करी कि इसने कहा कि भाई स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस
जो लॉर्ड लिटन द्वारा शुरू की गई है उसको समाप्त कर देना चाहिए। पहली चीज इन्होंने कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो आईसीएस है, भारत में जो सिविल सेवाएं हैं, उनको 3 भागों में बांट देना चाहिए। सबसे ऊपर इंपीरियल यानी कि सेंट्रल वाली, उसके बाद दूसरा प्रोविंशियल यानी कि प्रांतों में, और तीसरा सबऑर्डिनेट यानी कि सहायक सर्विस। इसके अलावा जहां तक सिविल सर्विसेज की बात है, उसने कहा कि ये आयु बढ़ाकर जो मैक्सिमम आयु है वो 23 वर्ष कर देनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग मॉडरेट्स की थी कि लंदन के साथ साथ भारत में भी साइमुल्टेनियसली आईसीएस का इम्तिहान होना चाहिए, वो एटचीसन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि मॉडरेट जो भी इस पे मांग रहे थे सिविल सर्विसेज में, उनका जो मूल था उसको उन्होंने नहीं माना। इसके बाद एक एक्ट भी आया, एक्ट ऑफ 1892, और उस एक्ट ने भी निराश किया। ये लोग निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि अधिकारी कम हो और निर्वाचित सदस्यों की संख्या या उनका प्रतिनिधित्व इन काउंसिल्स में बढ़े। लेकिन निर्वाचन पद्धति तो मानी गई, पर वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यानी कि जो मूल मांग थी मॉडरेट्स की वो नहीं मानी गई। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक अधिकार तो मिल गया कि आप बजट के ऊपर बहस में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ना तो उस बजट में वो कोई परिवर्तन कर सकते थे, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, और ना ही उसके लिए वो अपना मत दे सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 1892 के एक्ट से भी मॉडरेट्स को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटेन का जो नियंत्रण है भारत की काउंसिल्स पे वो बना रहा। इसके बाद एक उन्होंने कमीशन और बनाया, वेल्बी कमीशन। क्योंकि इनकी मांग थी कि भाई जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है या जो होम चार्जेस है उसको कम किया जाए। तो ये जो है वो 1895 में आया, वेल्बी कमीशन बना, और इसने केवल रिकमेंड कर दिया कि हाँ भाई होम चार्जेस में खर्चा कम होना चाहिए, इस चीज़ों में खर्चा कम होना चाहिए, लेकिन उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। दादा भाई नारोजी चूंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बन गए थे, तो एक हाउस ऑफ कॉमन में ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ, ये मॉडरेट्स की देन है, कि लंदन के साथ साथ भारत में भी साइमुल्टेनियसली आईसीएस की परीक्षा हो। 1893 में ये रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन कोई उसमें नहीं कुछ हो पाया। पर हम इतना ना होने के बाद भी चीजें आगे बढ़ी, तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभिक कार्य है, जो स्पेड वर्क है, जब हम किसी चीज को बोते हैं तो सबसे पहले हम सॉइल को या मिट्टी को ठीक करते हैं, तो वो स्पेड वर्क मॉडरेट्स के द्वारा दिया गया। अब ये बात कहते हैं उनके विरोधी कि ये खाली प्रार्थना करते हैं, ये खाली विरोध करते हैं और ये प्रेस की बात करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों ने राजनीतिक परिपक्वता को जन्म दिया। एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी धीरे धीरे भारतीयों के दिमाग में आती चली गई और उनमें राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। जहां तक आर्थिक प्रभाव की बात है, उसमें इन मॉडरेट्स ने जितना किया वो पूरे भारत में किसी और ने नहीं किया, और इसमें सबसे बड़ा नाम है दादा भाई नारोजी, जिन्होंने एक थ्योरी, ये एक सिद्धांत निकाला था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, बहुत लॉन्ग पेपर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनके द्वारा लिखा गया था। इसमें बस आप ये ध्यान रखिए कि ये 6 चीजें मेन हैं जिसके बारे में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे को समझ सकते हैं। वो पहली चीज ये कहते थे कि भारत जो है वो विदेशी सरकार के द्वारा ही
गवर्न्ड होता है, यानी कि विदेशी सरकार जब चलाएगी तो धन का निष्कासन अवश्य होगा। दूसरा, वो ये कहते थे कि जो इमिग्रेंट्स हैं, अप्रवासी हैं, उनको भारत अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर इमिग्रेंट आएंगे तो अपने साथ श्रम लेके आएंगे और कैपिटल लेके आएंगे, और जब ये पूंजी आ जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, आर्थिक वृद्धि हमारी होने लगेगी। उसके बाद वो ये कहते थे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो भारतीय आर्मी है उसका पैसा हमसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रिटिश की सेना है, भारतीयों की सेना नहीं है। और चौथी, वो ये कहते थे कि ब्रिटेन उपनिवेशवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो अपने साम्राज्य को और बड़े से बड़ा और आगे फैलाना चाह रहा है, और इन सारा वजन जो पैसे का है वो भारतीयों से वसूल रहा है। और भारतीय जो खुद पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से अधिकांश भारतीय नीचे हैं, वो और ज्यादा आर्थिक बोझ में दब रहे हैं। पांचवी वो इंपॉर्टेंट चीज कहते थे कि फ्री ट्रेड, जो कर मुक्त व्यापार है, इसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। बोले कि इस फ्री ट्रेड से क्या हुआ कि जो विदेशी हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर, जिसमें बहुत पैसा मिलता है, उस पर आकर बैठ गए, और उनके बराबर का जो भारतीय इक्वली क्वालिफाइड है वो उस पद से बाहर हो गया। और छठी ये चीज कहते थे कि ये जो फॉरेनर्स हैं ये प्रिंसिपल इनकम अर्नर्स हैं, ये भारत में आते हैं। प्रारंभ में तो क्या होता था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत से ही पैसा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की यह राजस्व लेते थे और उसी से अपना सामान खरीदते थे, यानी कि धन सीधा यूं करके और फिर वापस उन्हीं के रूप में आ रहा है। फिर ये कहते थे कि ये जो विदेशी हैं ये या तो धन अपना भारत के बाहर खर्च करते हैं, या जब ये बहुत सारा धन कमा लेते हैं तो उस धन को ले जाके ये बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा आर्थिक दोहन कर रही है। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1886 में सबसे पहले जो दूसरी कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसके बाद 1893 में, और फिर 1906 में। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां तक आर्थिक प्रभाव को बताने वाली बात है, उसमें जो गरम दल या मॉडरेट्स हैं, उन्होंने जो काम किया वो केवल एक नजीर के रूप में आगे गया, और उन्होंने जो चीज स्थापित की वो ही बिल्कुल सही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे उन पे कितना भी आलोचनाएं या आरोप लगें, पर निश्चित रूप से वो प्रगतिशील थे और राष्ट्रभक्त थे। थैंक यू।